नमस्कार बच्चों, आपकी अपनी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की हिंदी पाठ्यपुस्तक क्या पूरक पाठ्यपुस्तक भारत की खोज का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम भारत की खोज प्रारंभ करने वाले हैं और सबसे पहले हम ये जान लें कि भारत की खोज ये किताब किसने लिखी है। तो इसके लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। इन्होंने इस पुस्तक को अंग्रेजी भाषा में लिखा था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम से। फिर बाद में इसका हिंदी रूपांतर किया गया भारत की खोज नाम से। तो आज हम इसका पहला प्रकरण पढ़ने जा रहे हैं। जानेंगे कि कहाँ से इन्होंने किस प्रकरण से अपनी इस किताब को लिखना शुरू किया। तो चलिए देखते हैं। अहमदनगर का किला। अहमदनगर का किला ही प्रकरण क्यों रखा नेहरू जी ने पहला? क्योंकि ये जो किताब लिखने का उनके मन में विचार आया, ये तब आया था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को अहमदनगर के किले में अंग्रेज़ों द्वारा कैद किया गया था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे बहुत से महान क्रांतिकारी अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। तो इसी संदर्भ में जब कोई वो आंदोलन वगैरह किया करते थे गांधी जी लोग के साथ, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता था और इस तरह से उन्हें करीबन 8 बार वो जेल जा चुके थे और 9वीं बार उन्हें अहमदनगर के किले में लाया गया। सन 1942 से लेकर के 1945 तक उन्हें इस किले में कैद रखा गया। इसी बीच में उनके मन में ये विचार आया कि मुझे अपने भारत के बारे में कुछ लिखना चाहिए, और यह सोचकर उन्होंने इस बुक को लिखने का निर्णय किया। क्योंकि वो जानते थे कि वर्तमान के बारे में तो वो कुछ लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी वो जेल में कैद हैं। वर्तमान में बाहर क्या स्थिति है उससे वो परिचित नहीं थे, और भूतकाल के बारे में भविष्यकाल के बारे में तो वो लिख नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं भूतकाल अर्थात अतीत के बारे में कुछ लिखूं। और इसी संदर्भ में वो बताते हैं, सबसे पहले वो अपना इस किताब को लिखने के पहले क्या घटनाएं हुई उसके बारे में वो बताते हैं कि यह उनकी 9वीं जेल यात्रा थी। लगभग 20 महीने से अधिक हो चुका था जब वो इस जेल में रह चुके थे, अर्थात लगभग 1 साल से ऊपर हो चुका था। और जब उन्हें यहाँ पर लाया गया था तब अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूज के चांद ने उनका स्वागत किया था। दूज का चांद अर्थात जब हिंदी महीने के अनुसार हर महीने में 15 दिन पर अमावस्या और 15 दिन बाद पूर्णिमा पड़ती है। तो अमावस्या जब पड़ती है तो चांद पूरा गायब होता है। अमावस्या के अगले दिन बहुत ही पतला सा चांद उगता है। फिर द्विज, उसके अगले दिन द्विज पड़ती है, उस पर थोड़ा सा और मोटा। फिर तीज, उस पर थोड़ा और मोटा। फिर चौथ यानी चतुर्थी तिथि, उस पर थोड़ा और मोटा होता है। इस तरह से चांद बढ़ते 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 14 दिन बाद 15वें दिन फिर वो पूर्णिमा के दिन पूरा गोल हो जाता है, तो आकाश प्रकाशमय हो जाता है। इस तरह से अमावस्या से लेकर के पूर्णिमा के बीच का जो समय होता है ये शुक्ल पक्ष कहलाता है। तो इसी शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को यानी दूज की तिथि को जवाहरलाल नेहरू जी को अहमदनगर के किले में ले जाया गया। और उस समय चांद ही था जो उनके साथ उनका सहचर बनकर चलता था। सहचर मतलब साथ साथ रहता था। उसी को देखकर उसके घटने बढ़ने की स्थिति, अमावस्या, पूर्णिमा आदि के द्वारा वो इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया करते थे कि मुझे आए हुए इस कारावास में कितने महीने हो गए हैं। इसलिए उन्होंने चांद को अपना स्थायी सहचर भी कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि चांद उन्हें ये इस बात की दिलासा देता था कि हर अंधेरे के बाद उजाला आता है, अर्थात हर अंधेरा यानी दुख के कष्ट के बाद उजाला यानी सुख आएगा, अर्थात हर दुख के बाद सुख भी जरूर आएगा। आप नीचे देख रहे होंगे, इसमें
एक चित्र बना है, ये अहमदनगर का किला है और इसके नीचे एक लाइन लिखी है, सन 1953 में जवाहरलाल नेहरू ने अहमदनगर किले की पुनः यात्रा की। तो आज़ादी के बाद वो फिर से, जब प्रधानमंत्री वो बन चुके थे भारत के, तब वो फिर से अहमदनगर किले की यात्रा पर गए थे। अगले पेज पे हम देखेंगे कि रूम नंबर 8 ऐसा करके लिखा हुआ है। इस चित्र में बताया गया है कि नेहरू जी को अहमदनगर किले के जिस कक्ष में रखा गया था, जिस कमरे में रखा गया था, वो रूम नंबर क्या था? 8 था। और इन्हें इस किले में 1942 से 45 तक रखा गया था। अगला हेडिंग है अतीत का भार। दूसरी जेलों की तरह वो बताते हैं कि अतीत का भार कैसे। तो दूसरी जेलों की तरह वो अहमदनगर के किले में जब गए तो उन्हें वहाँ भी बागवानी का काम वो करना शुरू कर देते हैं। उन्हें बागवानी का काम बहुत पसंद था। बागवानी यानी पेड़ पौधे लगाना, उनकी देख रेख करना, क्यारियाँ बनाना, और वो यही काम अहमदनगर के किले में भी करने लगे। जैसा कि वो अन्य जेल में, जब इससे पहले वो 8 बार जा चुके थे जेल, उन जेलों में भी वो यही काम किया करते थे। जब वो क्यारियाँ बना रहे थे तो उसकी मिट्टी को खोदना पड़ता है, ज़मीन को समतल करना पड़ता है। तो उन्होंने देखा कि वहाँ की मिट्टी बहुत ही कठोर थी, पथरीली थी, और जब उन्होंने खुदाई की तो वहाँ से पुराने मलबे और अवशेष प्राप्त हुए। मलबे यानी टूटे फूटे, जो बिल्डिंग का टूटा फूटा हिस्सा होता है जो गिर जाता है, वो मलबा कहलाता है। तो उसी तरह उस किले का भी, वो काफ़ी पुराना किला था, उस जर्जर हो चुका था, कमज़ोर हो चुका था, मरम्मत ना होने से जो हिस्सा टूट चुका था बहुत पहले, वो सब उसी मिट्टी में समाता जा रहा था। तो वो सारी चीज़ें उन्हें मिलने लगीं। चूँकि यह एक ऐतिहासिक स्थल उन्हें लगा कि इसने बहुत सारे युद्ध और संधियाँ वगैरह भी देखी होंगी इस किले ने। लेकिन उन्हें ये भी बाद में उन्होंने काफ़ी उसके बारे में पता लगा तो उन्हें लगा कि ये कोई ख़ास घटना भी इसके किले के साथ ज़्यादा नहीं है। हाँ, एक घटना के बारे में वो वर्णन करते हैं जो कि इस किले की बहुत ही ख़ास घटना है। इस किले में चांद बीबी नाम की एक वीर सुंदर महिला की कहानी प्रसिद्ध है, जो इस किले में रहती थी और उसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध अपने हाथों में तलवार लेकर के उसके विरुद्ध युद्ध लड़ा और अपनी छोटी सी सेना का संचालन भी किया। लेकिन अंत में उसी के खास आदमी के द्वारा, उनके अपने ही आदमी के द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। खुदाई के दौरान जब नेहरू जी और नीचे पहुँचे और नीचे खोदते गए तो उन्हें प्राचीन दीवारों के हिस्से, इस किले की प्राचीन दीवारें जो टूट चुकी थी, पुराने हिस्से थे, वो सब मिलना शुरू हुए। गुंबद वगैरह, इमारतों के ऊपरी हिस्से, ये सारी चीज़ें उन्हें मिलना शुरू हो गईं। उन्होंने बताया कि वो काफ़ी नीचे तक नहीं जा सकते थे। क्यों? क्योंकि अधिकारियों द्वारा इसकी मंजूरी उन्हें नहीं मिली थी और उनके पास इतने साधन भी नहीं थे कि वो अपने इस काम को जारी रख सकें। अर्थात खोदने वगैरह की और मशीनें चाहिए थी अधिक गहराई में खोदने के लिए। और वहाँ के जो उस किले के अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी, उन्होंने भी इस चीज़ की मंजूरी नहीं दी उन्हें, क्योंकि आप कैदी हैं तो आप एक लिमिट में ही काम कर सकते हैं। इस कारण से उन्होंने कुदाल यानी खोदने का जो सामान था उसको रखकर हाथ में कलम उठा ली। अर्थात उन्होंने निर्णय किया कि अब मैं अपने भारत के बारे में कुछ लिखूंगा। लेकिन उसमें भी उनके सामने समस्याएं आईं कि अभी वो बंदी जीवन बिता रहे थे, गुलामी का जीवन बिता रहे थे। तो उनका मानना था कि वर्तमान परिस्थिति से मैं अवगत नहीं हूँ, इसलिए वर्तमान के बारे में तो मैं लिख नहीं सकता, और ना ही मैं इतना कोई महान पुरुष, पैगंबर या सिद्ध पुरुष हूँ कि मैं भविष्य के बारे में लिखूँ। इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं अतीत के बारे में लिखता हूँ, लेकिन उसके लिए भी ज़रूरी है कि भारत जैसा जो विशाल देश है, जिसकी इतनी पुरानी और विकसित सभ्यता है, उसके बारे में यूं ही लिखना आसान नहीं है। हाँ, उनका मानना था कि मैं एक साधारण भाव में उन विद्वानों, इतिहासकारों की तरह तो मैं नहीं लिख सकता हूँ, लेकिन हाँ, एक साधारण भाषा में, सामान्य रूप से मैं अपने भारत का इतिहास ज़रूर लिख सकता हूँ। और अंत में वो बताते हैं कि गेटे नाम का जो एक विद्वान है, उसने भी कहा है कि इस तरह का इतिहास जो कि अतीत के भारी बोझ से काफ़ी हद तक हमें राहत दिलाता है। कैसा इतिहास? जो हमें आज, ऐसा इतिहास जो आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध करके स्थापित
करके लिखा जाए, अर्थात वर्तमान से संबंधित करके जो इतिहास लिखा जाएगा वो इतिहास हमें अतीत के भारी बोझ से काफ़ी हद तक राहत दिलाता है। ऐसा गेटे का कहना था। अतीत का दबाव। नेहरू जी के सामने सबसे बड़ी समस्या ये आई कि मैं इतिहास लिखूं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं इस विकसित सभ्यता, इस पुरानी सभ्यता को पहले भली प्रकार समझूं, क्योंकि यदि मैंने कुछ भी इधर उधर की चीज़ें लिख दी गलती से, तो हो सकता है कि वो हमारे देश के लोगों के लिए, उनके लिए एक बहुत ही विकृति पैदा कर दे। अर्थात वो नहीं चाहते थे कि मैं भूल कर भी अपने देश के बारे में कुछ ऐसी वैसी बात लिखूं। इसलिए बहुत ज़रूरी था कि पहले वो उस देश को समझें, उसके इतिहास को भली प्रकार समझें। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि मैं एक विदेशी व्यक्ति की तरह, अर्थात मैं अपने इस भारत को उस नज़रिए से देखूंगा जैसे एक विदेशी देखता है, जैसे एक बाहरी व्यक्ति हो, तभी मैं इस भारत को भली प्रकार समझ पाऊंगा। और अंत में उन्होंने अपनी विरासत के बारे में बात की कि ये जो हमारी विरासत है, ये हमारे लोगों के बीच में एक विश्व बंधुत्व की भावना, और हमारा ये जो हमारे पूर्वजों की जो कहानियाँ हैं, पूर्वजों के जो किस्से हैं, उसको लिखना कोई यूं ही सामान्य बात नहीं है। उसको लिखने के लिए मुझे इस भारत का भ्रमण करना होगा। हाँ, मैं उतनी गहराई में जाकर के तो इतिहास नहीं लिख पाऊंगा, लेकिन मैं ऊपरी सतही तौर पर इसका स्पर्श जरूर कर सकता हूँ, अर्थात एक सामान्य भाषा में अपनी जनमानस के लिए भारत का इतिहास जरूर लिख सकता हूँ। तो ये था पंडित जवाहरलाल जी के द्वारा लिखा गया पहला टॉपिक, अहमदनगर का किला, जो उन्होंने 13 अप्रैल 1944 को लिखना प्रारंभ किया था। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे और इस भारत की खोज पुस्तक के अगले भाग का वर्णन करेंगे, उसके बारे में हम आपस में बातचीत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।